नमस्कार दोस्तों, मैं रूपकुमार आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी 2023-22 में जो होने वाली परीक्षा है के संदर्भ में। इसमें हम 1992 से लेकर 2002 तक के पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हम कवर करेंगे हम इसके अंतर्गत। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा किया तो निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने की संभावना है। आइए इसको हम बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जितने भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास, आइए हम शुरू करते हैं इसकी चर्चा। हमने देखा पहला प्रश्न जो है, भारत में पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, देख सकते हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये 64वीं बीपीएससी परीक्षा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मेहरगढ़ इसमें का उत्तर होना चाहिए। मेहरगढ़, जो कि पुरानी आधार पर अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो ये प्रश्न का उत्तर ये नहीं होगा। चलिए इस पर हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेहरगढ़ जो जगह है, मेहरगढ़ में जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मिलते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में इससे भी प्राचीनतम साक्ष्य ढूंढ लिए गए, जो संत कबीर नगर में है। जो संत कबीर नगर में एक जगह है जिसे लहुरा देव, जैसे उस जगह का नाम लहुरा देव है, जान सकते हैं आप लोग मित्रों। लहुरा देव उस जगह का नाम है, लहुरा देव जो जगह का नाम है, जो 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य का बताया जा रहा है। और यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पहले जो है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है, वहाँ 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य एवं चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसको प्राचीनतम माना जाता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा लहुरा देव। यानी कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं संत कबीर नगर के लहुरा देव नामक स्थान, जो ऊपर लहुरा देव नामक स्थान से मिले हैं। इस उत्तर को आप लोग ध्यान में रखें। दोस्तों, किस युग को कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो हम जानते हैं कि ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? जिन संस्कृतिक में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए औजारों का उपयोग, उपकरणों का उपयोग किया जाता था। जैसे तांबे के औजार के साथ पत्थरों को बांधकर, तांबे की तार से पत्थरों को बांधकर जो हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। उस समय के जो मानव थे उसका उपयोग खेती करने के लिए नहीं करते थे, उस समय शिकार करने के लिए इनका उपयोग किया करते थे। तो उस समय की संस्कृति को हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो जैसे हम जानते हैं लाल रंग का उपयोग मुख्यतः किया जाता था। ये जो है 40वीं बीपीएससी परीक्षा 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो इस क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया जो मिट्टी के बर्तन उस समय उपयोग में लाए जाते थे, उसमें किस रंग का उपयोग किया जाता था। उस बर्तनों को रंगने में उस समय मटके नुमा बर्तन का उपयोग किया जाता था, जिसमें लाल रंग उसमें पुताई की जाती थी। सामान्यतः जाना जाता है कि जो हड़प्पा निवासी थे वो मिट्टी के बने बर्तनों का उपयोग किया करते थे। आरंभिक हड़प्पा काल में जो मिट्टी से बर्तन बनाने का जो उपकरण था, पहले उसको पैरों से संचालित करते थे। बाद में थोड़ा परिपक्व हड़प्पा काल जब आया तो उस समय ये लोग पैरों की जगह हाथों से संचालित होने वाली मशीन का उपयोग यानी चाक का उपयोग करने लगे। और फिर उसमें जो बर्तन बनाए गए, दो तरह के बर्तन बनाए गए। पहले बिना डिज़ाइन वाले बर्तन बनाए गए और बाद में डिज़ाइन वाले बर्तनों को बनाया गया। डिज़ाइन इसमें जिसे हम चित्रित मृदभांड कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसको पहले मिट्टी में पकाया जाता था, जिसमें भी पकने के बाद हल्के भूरे लाल रंग का हो जाया करता था। और ऊपर लाल रंग की पुताई कर देते थे तथा निचले हिस्से में काले रंग की पुताई की जाती थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में
पड़ता है। तो जैसे पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्राग ऐतिहासिक काल, तीसरा उत्तर ऐतिहासिक काल और चौथा है अध ऐतिहासिक काल। तो जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो काल है अध ऐतिहासिक काल में हमारा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। जैसे 2500 BC से 600 BC के कालखंड को अध ऐतिहासिक माना जाता है। जो कालखंड का विभाजन किया गया है इसमें दो तरह से, इसमें कालखंड का जो विभाजन किया है दो तरह से किया गया है। पहले कालखंड जैसे कुछ जो ऐसे ऐतिहासिक काल हुए जिसमें ऐसा काल हुआ है जो प्रागैतिहासिक काल जिसके अंदर कोई चीज़ जो है लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, और जो अधऐतिहासिक काल है उस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था परंतु आज तक उस इतिहास को पढ़ा नहीं जा चुका है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अधऐतिहासिक काल सभ्यता मानी जाती है। और जब से हम लिपि का विकास हुआ या जिसको हम पढ़ सकते हैं, पठनीय है, जहाँ के इतिहास को पढ़ने के बाद हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो उसको हम ऐतिहासिक काल मानते हैं। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है अधऐतिहासिक काल है और इसका कालखंड 2050 BC से 600 BC पूर्व का माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता से संदर्भित क्वेश्चन जो पूछा गया था 63वीं BPSC 2017 में पूछा गया है। दोस्तों इसमें पहला जो ऑप्शन है पक्की ईंटों से बनी इमारतें। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता तो सभी हैं लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है पहला पक्की हुई ईंटों से बनी हुई इमारतें होती थी, प्रथम असली मेहरबा होता था, तीसरा ऑप्शन है पूजा स्थल और चौथा है कला और वास्तुकला, और ई है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पकी हुई ईंटों से के लिए जानी जाती है। वहाँ के जो भवन बनाए गए थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। वह पक्की ईंटों से उसका निर्माण कराया जाता था। जो वहाँ के रोड होते थे वो समकोण पर काटते थे और इसके मध्य में जो एक रोडों के साइड में जो इनका आवासों का निर्माण किया जाता था। मुख्य सड़क के बीच में गलियां हुआ करती थी। दोस्तों जैसा कि जान सकते हैं, आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मोहनजोदड़ो जो है उसमें यह विशाल स्नानगार है व अन्नगार भी पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। इनकी सतह पक्की हुई ईंटों से बनाया जाता था और इसमें जिप्सन का लेप लगाया जाता था। और जिप्सन का उपयोग आज जैसे हम लोग उपयोग करते हैं, सीमेंट का उपयोग करते हैं, उस समय जिप्सन का उपयोग जैसे सीमेंट के रूप में किया जाता था, जिससे कि पत्थर को पत्थर से जोड़ने पर काफ़ी मजबूत हो जाया करता था। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, इनके में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? ये 53वीं से 55वीं BPSC जो 2011 में हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो दोस्तों हम जानते हैं जैसे कि पहला सिकंदरिया बताया गया है, लोथल है, महास्थानगढ़ है और नागपट्टनम है। तो हम जानते हैं कि लोथल जो है जो कि गुजरात में था कि उसका एक बंदरगाह के रूप में उपयोग वो किया करते थे। जैसे गुजरात में भोगवा नदी है और भोगवा नदी के किनारे पर ये जो लोथल बसा हुआ है जिस पर उस समय निर्यात और आयात के लिए उस जगह का उपयोग किया जाता था। दोस्तों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लोथल जो है, लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो हम जान लेंगे दोस्तों कि भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल बसा हुआ है। और या ये जान सकते हैं कि कहाँ पर है, तो ये गुजरात में स्थित है। स्थल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये लोथल जो स्थान है कहाँ है, इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे कि पूछा गया है कि 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा लोथल है, लोथल जो है गुजरात में है, पूछा गया है और कहाँ पे बसा है? तो ये भोगवा नदी के तट पर बसा है। आगे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये 2022 में 67 BPSC में पूछा जा चुका है। दोस्तों टेराकोटा का हल कहाँ प्राप्त हुआ है? लोथल जो हड़प्पा कालीन स्थल है
हड़प्पाकालीन स्थलों में टेराकोटा का हल कहाँ प्राप्त हुआ? तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो टेराकोटा का जो हल है हरियाणा में एक स्थान बनवाली, जो बनवाली स्थान है वहाँ पर टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, जो कि हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। जो ये भी 2016 में बीपीएससी 60वीं से 62वीं बीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों का साक्ष्य या निशान मिला है? तो जैसे हम जानते हैं दोस्तों, इसमें जो है पहला ऑप्शन है कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो और डी लोथल, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जैसा जानते हैं कि इसका उत्तर है कालीबंगा। जो कालीबंगा में है जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेतों जो का साक्ष्य जो है कालीबंगा में मिला है, और ये जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ी ज़िले में स्थित है, और ये जो है घग्गर नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घग्गर नदी। या किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक उसी प्रकार से इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लोथल से रिलेटेड बन सकता है। लोथल जो है गोदीवाड़ा का से साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हम जान सकते हैं दोस्तों लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जो कि खंबात की खाड़ी के पास पड़ता है, और ये कहाँ है? हमने पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये जो स्थान है गुजरात में स्थित है। साथ ही हम जा सकते हैं गुजरात में एक और स्थान है धौलावीरा। जो धौलावीरा है यहाँ पे 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिला है, जिस पर कुछ लिपियाँ अंकित हैं। साथ ही हरियाणा के फतेहाबाद जो ज़िला है वहाँ पे बनवाली नामक जगह पर हमें जो प्राप्त हुआ है पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो हरियाणा में फतेहाबाद ज़िले के पास क्या बनवाली। तो ये पूछा जा सकता है कि सब मिलाने करने को भी आ जाता है कि बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है। उसी प्रकार लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। तो ये स्तंभ मिलान में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अतः हमको यह भी तैयार करना होगा कि कौन सा जो हड़प्पाकालीन स्थल है किस राज्य में है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ताकि हम आने वाले बीपीएससी परीक्षा में इसको अच्छे से हल कर सकें। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है R.D. बनर्जी, बी K.N. दीक्षित, M.S. वत्स, और डी है V.S. स्मिथ। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि इसमें जो है डी ऑप्शन जो है वो जो है हड़प्पा की खुदाई से संबंधित नहीं है। 1921 में दयानंद साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया, और वर्ष 1926-27 में से 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य में लगे रहे। और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि B.N. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि भारतविद एवं कला इतिहास के रूप से इतिहासकार के रूप में वो प्रसिद्ध हैं।